नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा और कंप्लीट ही वीडियो आप लोग देखना, ताकि कुछ ना कुछ चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलें। आज हम लोग बात करेंगे अगले प्रावधान केंद्र राज्य संबंध में क्या क्या देखने के लिए मिलते हैं। और आज का वीडियो ये लास्ट वीडियो है। कल हमने बात की थी किस प्रकार से अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है, और उसके बाद उससे पहले हमने बात की राज्य के संबंध में वित्तीय निर्भरता क्या है, यानी किस प्रकार से राज्य केंद्र पर डिपेंड होता है, उसके बारे में क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है। वित्त आयोग आर्टिकल 280 में कितने सदस्य हैं, कौन इसके अध्यक्ष होते हैं, या फिर अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य वित्त आयोग में होते हैं, उसके बारे में हमने बात की है। वित्त आयोग का कार्य क्या है, उसके बारे में हमने बात की है। ये बात हमने केंद्र राज्य संबंधों के बारे में की कि किस प्रकार से हमारे प्रावधान यहाँ शामिल होंगे। एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में तर्क को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में हम तर्क अब पढ़ रहे हैं। बाकी पहले हमने एकात्मक व्यवस्था के या एकात्मक शासन व्यवस्था के बारे में तर्कों को पढ़ा है। तो उसमें हम लोग अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे क्षेत्रीय परिषद यानी संघ शासन व्यवस्था के बारे में अगले प्रावधान क्या हैं। तो क्षेत्रीय परिषदों की हम लोग बात करते हैं। इसका गठन कब किया गया था, कौन इसके अध्यक्ष होते हैं और किस लिए इसका गठन किया जाता है। क्षेत्रीय परिषदें यहाँ हम लोग बात करें तो क्या प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलता है। क्षेत्रीय परिषदों की हम लोग बात करें तो क्षेत्रीय परिषदों का गठन सबसे पहले कब किया गया था, जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बना था, उस समय इनका गठन किया गया था। उस समय क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था। उसके बाद उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए अलग से क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया 1971 में। और यदि हम लोग बात करें कितनी क्षेत्रीय परिषद थी यहाँ पर, जैसे हम लोग बात करें कि क्षेत्रीय परिषद कितनी गठित की गई थी, सबसे पहले 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था। जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का प्रावधान किया गया था, तो उस समय 5 क्षेत्रीय परिषद गठित की गई थी। 1971 में उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए अलग से क्षेत्रीय परिषद गठित की गई। उसके बाद यहाँ पर इसमें सिक्किम राज्य को जोड़ा गया। पहले सिक्किम राज्य शामिल नहीं था, यानी 8 उत्तर पूर्वी राज्य शामिल थे। उसके बाद सिक्किम राज्य को इसमें शामिल किया गया। यह परिषदें क्षेत्र विशेष के किस प्रकार से विकास होना चाहिए, उनका प्रावधान यहाँ पर इसके द्वारा किया जाता है, यानी वहाँ पर क्या व्यवस्था होनी चाहिए उसके बारे में प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलता है। और क्षेत्रीय परिषद का गठन ही इसलिए किया जाता है। और इन सभी परिषदों का अध्यक्ष भारत के गृह मंत्री होते हैं, जो क्षेत्रीय परिषद हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इनका गठन कब किया गया था। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 5 क्षेत्रीय परिषदों का 5
क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए, 1971 में अलग क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था। क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था। सबसे पहले इसमें 7 राज्य थे, उसके बाद 8वां राज्य इसमें सिक्किम जोड़ा गया था। तो इस परिषद में, इसी के साथ यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इस परिषद में 8 राज्यों को शामिल किया जाता है, जिसमें 1994 में सिक्किम राज्य को भी शामिल किया गया था। सिक्किम राज्य को भी शामिल किया गया था। ऐसा प्रावधान क्षेत्रीय परिषदों के बारे में देखने के लिए मिलता है। और इन परिषदों के अध्यक्ष कौन होते हैं? अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जबकि क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है उसके हम लोग बात करें तो भारत के गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष भारत के गृह मंत्री होते हैं। ऐसा प्रावधान यहाँ पर किया गया है कि सभी क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते कौन हैं? भारत के गृह मंत्री होते हैं। और ये ऐसी क्षेत्रीय परिषद हैं जो अलग अलग समूह, संगठनों और राज्यों के विकास में सहयोग करने का कार्य करती हैं। तो इस बात को आप लोग याद रखना। और ये प्रावधान संघात्मक शासन व्यवस्था के संबंध में या उसके पक्ष में तर्क देखने के लिए मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ आयोगों के बारे में जो संघात्मक शासन व्यवस्था की ओर कुछ अपने प्रावधान या फिर अपने वाक्य या फिर अपने जो दिए गए विचार हैं उनको प्रस्तुत करते हैं। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं उन आयोगों के बारे में। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, और आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो ताकि और भी अपने साथ स्टूडेंट जुड़ें। और सिस्टमेटिक वे से हम लोग पढ़ते हुए चल रहे हैं, तो वहाँ पर आप लोग, और कंप्लीट ही हम लोग जल्द ही इसको कंप्लीट कर लेंगे।
तो आप लोग शेयर किया करो और लाइक तो आपको करना है, फ्री में तो वीडियो आपको देखना है नहीं। इतना सिस्टमेटिक वे से हम लोग पढ़ते हुए चल रहे हैं। बाकी पढ़ाई आपको करनी है ना, लाइक में और शेयर में आपको टाइम लगता है तो आप लोग मत किया करो शेयर। पढ़ाई आपको करनी है, बस इसका आप लोग अवश्य ध्यान रखें। बाकी कोई बात ध्यान रखो या फिर मत रखो, पढ़ाई का ज़रूर आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग बात करते हैं आयोगों के बारे में, कौन कौन से आयोग यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आयोग की बात करें तो प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 जो 1969 में बना, और इसके द्वारा क्या तर्क दिया गया उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो प्रशासनिक सुधार आयोग प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 और जो 1969 में वापस बिल्कुल गठित हुआ। तो पहले 1966 में प्रावधान किया गया और उसके बाद इसका गठन 1969 में किया गया। तो इसके द्वारा क्या तर्क देखने के लिए मिलता है, तो इसके द्वारा ही या इसकी सिफारिश पर ही अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। अंतर्राज्यीय परिषद क्या होती है उसके बारे में हमने बात की है लास्ट वीडियो में, कि वहाँ पर प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं और कैबिनेट मंत्री सदस्य के रूप में शामिल होते हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर शामिल होते हैं। और इसका कार्य क्या होता है, जो भी राज्यों के बीच और केंद्र के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है उसको कम करना या फिर समाप्त करने का कार्य किसका होता है, तो वहाँ पर प्रशासनिक सुधार अंतर्राज्यीय परिषद का होता है। इस बात को आप लोग याद रखना। अगले आयोग की हम लोग बात करें तो एक मन्नार आयोग या फिर हम लोग कह सकते हैं राजमन्नार आयोग। राजमन्नार आयोग का गठन किया गया और राजमन्नार आयोग के द्वारा तमिलनाडु राज्य के द्वारा पीवी राजमन्नार आयोग की या फिर पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में राजमन्नार आयोग गठित किया गया, जिसके द्वारा कहा गया कि अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त किया जाना चाहिए, जिसमें राज्यों की भूमिका भी हो ऐसी, या फिर देखो इधर कैसी, इन्होंने कहा कि अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि अखिल भारतीय जो सेवाएं होती हैं उन पर पूर्णतः अधिकार किसका होता है, केंद्र का होता है और संघ का होता है। तो वहाँ पर उस एकात्मक व्यवस्था को समाप्त करके संघात्मक व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, यानी राज्यों की भूमिका भी यहाँ पर होनी चाहिए, ऐसा प्रावधान यहाँ पर किया गया। राजमन्नार आयोग की सिफारिश, ऐसा राजमन्नार आयोग के द्वारा ऐसा कहा गया। तो हम लोग बात करते हैं इसका गठन कब किया गया था। राजमन्नार आयोग और इसका गठन कब किया गया था, 1969 में किया गया था। और हम लोग बात करें इसका गठन किसके द्वारा किया गया था, तो तमिलनाडु राज्य के द्वारा पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में
इसका गठन किया गया था, गठन किया गया था। और इसके द्वारा क्या कहा गया उसकी बात हम लोग यहाँ पर करें तो इसने अखिल भारतीय सेवाओं तथा अनुच्छेद 356 को अनुच्छेद 356 को समाप्त करने की बात कही गई, समाप्त करने की बात की थी। ऐसा प्रावधान या फिर राजमन्नार आयोग के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं को भी समाप्त किया जाना चाहिए और आर्टिकल 356 को भी समाप्त किया जाना चाहिए, ऐसा प्रावधान या फिर ऐसा स्टेटमेंट दिया गया था। और उसके बाद हम लोग अगले आयोग की बात करते हैं, तो वहाँ पर अगले आयोग की हम लोग बात करें तो सहाय समिति यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, जिसने कहा था कि राज्यपाल के पद को और अधिक मजबूत किया जाए। यानी राज्यपाल को प्रशासनिक या फिर जैसे हम लोग कह सकते हैं कि राजनीतिक विचारधारा के आधार पर नहीं हटाया जाना चाहिए। उसके लिए एक कॉलेजियम व्यवस्था बनाई जानी चाहिए यदि राज्यपाल को हटाया जाएगा तो। सहाय समिति के द्वारा इस पद को और अधिक मजबूत करने के बारे में तर्क कहा गया था या फिर तर्क दिए गए थे। तो कौन सी है समिति? सहाय समिति। सहाय समिति। और इस समिति की हम लोग बात करें, इस समिति का गठन कब किया गया था? तो तत्कालीन राष्ट्रपति, उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी की सिफारिश पर या तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी के द्वारा 1971 में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल भगवान सहाय की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें इसने तर्क क्या दिया था या फिर इसने अपना स्टेटमेंट क्या दिया था, उसके बारे में हम लोग बात करें। इस समिति ने राज्यपाल के पद को सुदृढ़ करने की बात की थी। सुदृढ़ करने की बात की थी, यानी राज्यपाल का जो पद है और उसको अधिक मजबूत किया जाना चाहिए, ये स्टेटमेंट दिया गया था सहाय समिति के द्वारा। और कौन सी समिति बनाई गई थी और कौन से आयोग बनाए गए थे
उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और हम लोग बात करें अगले प्रावधान की, लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट इसका। फिर एक प्रस्ताव आया था आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, जो 1971 में बना, और 1971 के साथ ही 1973 में इसका प्रावधान किया गया। और इसने केंद्र को और राज्यों के बारे में क्या प्रावधान दिया? आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 में आया, और इसके द्वारा केंद्र को और राज्यों के बारे में क्या प्रावधान दिए गए? तो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 में लाया गया या बना। और इसके द्वारा क्या कहा गया? जो केंद्र है, केंद्र को जो भी विदेशी मामले हैं और जो रक्षा से संबंधित मामले हैं, डिफेंस से संबंधित मामले हैं, और जो धन से संबंधित मामले हैं, धन संबंधी मामले, इन सभी प्रावधानों में या फिर इन मामलों में ही केंद्र की भूमिका होनी चाहिए। बाकी सभी मामलों में राज्यों को स्वायत्तता दी जानी चाहिए, यानी राज्यों की भूमिका होनी चाहिए। यहाँ पर इन्होंने कहा केंद्र को केवल विदेशी मामलों में और रक्षा मामलों में, और उसके बाद हम लोग बात करें धन संबंधी मामलों में या फिर मुद्रा के संबंध में नीति बनाने के लिए ही केंद्र सरकार को होना चाहिए। बाकी सभी मामलों में राज्यों को भी स्वायत्तता दी जानी चाहिए। तो स्वायत्तता दी जानी चाहिए, राज्यों की भूमिका होनी चाहिए। केवल ये ही मामले केंद्र के पास हों, बाकी सभी मामलों में क्या दी जानी चाहिए? राज्यों को स्वायत्तता दी जाए। इसके द्वारा ऐसा कहा गया आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 के द्वारा। तो बात करते हैं हम लोग इसमें क्या प्रावधान है। बात कर ही ली है क्या प्रावधान दिए गए हैं, लिखते हैं इसको हम लोग। इसमें राज्यों को स्वायत्तता देने की बात की गई, और केंद्र को विदेशी मामलों रक्षा संबंधी मामलों तथा मुद्रा नीति के संबंध में ही विदेशी मामलों तथा
रक्षा संबंधी मामलों तथा मुद्रा नीति तक ही सीमित रखा जाना चाहिए, तक ही सीमित रखा जाना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में। राज्यों को भी स्वायत्तता दी जाए, जबकि केंद्र को कहाँ पर केवल विदेशी मामलों और रक्षा संबंधी मामलों और मुद्रा नीति तक ही सीमित रखा जाना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया। उसके बाद यहाँ पर एक प्रावधान आया, उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले प्रावधान की। और प्रावधान यहाँ पर क्या आया, तो एक पश्चिम बंगाल ज्ञापन पत्र आया था। उसमें कहा गया था कि राज्यों के लिए जो संघ शब्द है उसको परिवर्तित करके फेडरेशन शब्द उल्लेखित किया जाना चाहिए, यानी राज्यों के लिए यूनियन शब्द को हटाकर फेडरेशन शब्द को संविधान में लाया जाना चाहिए। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है, ऐसे शब्द प्रावधान देखने के लिए मिलता है। और इंग्लिश में प्रावधान है इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो जहाँ यूनियन शब्द है वहाँ उस शब्द को हटा करके फेडरेशन शब्द उल्लेखित किया जाना चाहिए, ऐसा प्रावधान पश्चिम बंगाल ज्ञापन पत्र में कहा गया। और अनुच्छेद 3 में जो प्रावधान राज्यों के नामकरण के बारे में या फिर उनके क्षेत्र को कम करने के बारे में जो प्रावधान है, या फिर किसी राज्य के क्षेत्र का अधिकार को बढ़ाने के संबंध में प्रावधान है, उसके बारे में उस राज्य की भी भूमिका होनी चाहिए, ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए संविधान के अनुच्छेद 3 में। ये पश्चिम बंगाल ज्ञापन पत्र में कहा गया था। तो क्या प्रावधान कहा गया था पश्चिम बंगाल ज्ञापन पत्र में? पश्चिम बंगाल ज्ञापन पत्र, और कब आया ये? 1977 में इसका प्रावधान किया गया। तो इसमें कहा क्या गया? अनुच्छेद 1 में संशोधन कर यूनियन शब्द को हटाकर फेडरेशन शब्द लिखा जाना चाहिए, ऐसा प्रावधान यहाँ पर किया गया कि अनुच्छेद 1 में यूनियन शब्द को हटाकर फेडरेशन शब्द यहाँ पर लिखा जाना चाहिए। और उसके बाद अनुच्छेद 3 में संशोधन के उसके बाद इसी में प्रावधान क्या कहा गया? अनुच्छेद 301 में अनुच्छेद 3 में संशोधन कर राज्यों की भूमिका को निश्चित किया जाना चाहिए। ऐसा प्रावधान यहाँ पर किया गया है। अनुच्छेद 3 के तहत जो भी प्रावधान किए जाते हैं वो केवल और केवल केंद्र के द्वारा किए जाते हैं, वहाँ राज्यों की कोई भूमिका नहीं होती है। पर पश्चिम बंगाल ज्ञापन पत्र में ऐसा कहा गया
कि अनुच्छेद 3 में संशोधन होना चाहिए और उसके बाद राज्यों की भूमिका को भी यहाँ पर निश्चित की जानी चाहिए, राज्यों की भूमिका। उसके बाद हम लोग अगले प्रावधान की बात करते हैं, जो है सरकारिया आयोग, जो बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। यदि आपसे पूछा जाए सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट केंद्र राज्यों के संबंध में आयोग कौन सा है, तो सरकारिया आयोग है, RS सरकारिया आयोग, जिसको रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में गठित किया गया था, जो केंद्र और राज्यों के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण आयोग है। उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, क्या प्रावधान उसके द्वारा किए गए। तो सरकारिया आयोग आयोग 1983 से 1987, यानी पूर्णतः जो इसको प्रावधान या लागू किया गया या फिर उसके बारे में अगला प्रावधान देखने के लिए मिला तो 1987 में, और जो सबसे पहले प्रावधान किया गया था 1983 में। तो यह आयोग केंद्र राज्य संबंधों के बारे में सबसे बड़ा आयोग है, और उसके बाद इसमें हम लोग बात कर लेंगे इसके अध्यक्ष कौन थे और इसमें सदस्य कौन थे। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, और आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो, और फ्री में आपको वीडियो नहीं देखना है, लाइक तो आपको वीडियो को करना ही है, ताकि आप लोग भूल ना जाओ पढ़ते हुए। तो इसलिए ये काम तो आपके लिए है ही, तो आप लोग इसको कर दिया करो। तो इसके अध्यक्ष की हम लोग बात करें, सरकारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे, RS सरकारिया, RS सरकारिया। और इसके सदस्यों की हम लोग बात करें तो इसमें 2 सदस्य देखने के लिए मिलते हैं। कौन कौन सदस्य हैं? दो सदस्य कौन कौन यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। एक सदस्य हैं वी शिवारमन, और दूसरे की हम लोग बात करें तो SR सेन दूसरे सदस्य यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं सरकारिया आयोग में। तो रणजीत सिंह सरकारिया आयोग सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण आयोग था केंद्र राज्यों के संबंध में। और इसके सदस्य और अध्यक्ष की हम लोग बात करें तो अध्यक्ष RS सरकारिया और सदस्य वी शिवारमन, SR सेन। और इसके द्वारा भी क्या प्रावधान किया गया उसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की हम लोग बात करें तो इसके द्वारा कहा गया नई अखिल भारतीय सेवाओं का
गठन किया जाना चाहिए और अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए। तो इसके द्वारा क्या कहा गया? नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया जाना चाहिए तथा अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए। ऐसा इसके द्वारा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट कहा गया। इस बात को आप लोग याद रखना। और समाप्ति की बात किसने की थी कि इनको समाप्त किया जाना चाहिए। जो भी नई अखिल भारतीय सेवाएं हैं और अनुच्छेद 356 को समाप्त की बात करें तो किसने कहा था? राजमन्नार आयोग ने इनको समाप्त करने की बात कही थी। ये सारे के सारे प्रावधान थे किसके संबंध में? केंद्र राज्यों के संबंध में। कोई और पॉइंट आपको लगता है कि कोई मैंने पॉइंट नहीं बताया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उस पर हम लोग बात कर लेंगे। तो वीडियो को आप लोग शेयर किया करो और कमेंट बॉक्स में तो आपको लिखना ही होगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। फ्री में वीडियो आप लोग मत देखा करो, लाइक तो आप लोग वीडियो को किया करो, क्योंकि कंप्लीट ही हम लोग पढ़ाई की ही बात करते हैं, बीच में कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं करते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो देख लो आप लोग, चाहे फिर लाइव वीडियो देख लो, तो रिकॉर्डेड वीडियो में कंटेंट अधिक होता है, उसमें सिर्फ हम लोग पढ़ाई की ही बात करते हैं। कुछ पूछना है तो आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स है ही, तो वहाँ पर आप लोग पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। थैंक यू।